नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी पुटिया पीर लेकर। ये कहानी मैंने 17 मई 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी पुटिया पीर। इस दुनिया में किसको फुर्सत है? सभी ऐसे भागे जा रहे हैं मानो संसार उनके भरोसे ही चल रहा है। अरे भाई, ये दुनिया तुम्हारे पहले भी चल रही थी, तुम्हारे बाद भी चलेगी। जरा थम तो लो। थमोगे तभी तो ना पता पड़ेगा कि तुम दुनिया को चला रहे हो या दुनिया तुम्हें चला रही है। तुम संसार को भोग रहे हो या संसार तुम्हें भोग रहा है। तुम इसे छका रहे हो या खुद चख रहे हो। अब सूरज को ही लो। अभी अभी तो पूर्वांचल पर उसका मुंह निकला था और देखते देखते कितना चढ़ाया। अब आंखें फाड़े यूं देख रहा है मानो दुनिया उसी के भरोसे चल रही है। स्कूल के बच्चे कंधे पर भारी बस्तों को लादे टैक्सियों की ओर ऐसे लपक रहे हैं मानो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था वे ही ढो रहे हैं। कौन जाने वे ढो रहे हैं या खुद ढह रहे हैं। टैक्सी वाला, दूध वाला, अखबार वाला एवं तरकारी वाला, सबका यही आलम है। इन सबको तो एक तरफ रखो, मेरे घर में भी तो यही माजरा है। सरोज सुबह से काम पर लगी है। उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें बता रही हैं कि कितने काम उसके सर में घूम रहे हैं। ओ बाबा, कितना काम होता इन औरतों के पास, और उतनी ही शक्ति भी। इतना काम मर्दों पर आन पड़े तो बेचारों का दम ही निकल जाए। क्या गृहस्थी की गाड़ी औरतों के भरोसे ही चलती है? पर मुझे क्या, मैं क्यों पड़ूं इस पचड़े में। अपने तो अखबार खोलो और चाय की चुस्कियों के साथ खबरों का स्वाद लो। सरोज का काम सरोज जाने। सरोज अब रसोई में खड़ी तरकारी छील रही थी। रोज सुबह 6 बजे उठती है। फिर कामों की एक अनंत श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। घर का झाड़ू, पोछे, बर्तन साफ करना, दूध लाना, सब्जी खरीदना, चाय बनाना एवं फिर खाने की तैयारी। बच्चों का बैग और तैयार करो। बच्चों को भी तैयार कर स्कूल भेजना होता है। पर हाँ, बड़बड़ करते हुए सारा काम कर लेती है। रविवार को भी निजात नहीं। उस दिन और नई तरह के काम होते हैं। कभी मेरे सर में मालिश करती है, कभी बच्चों के, तो कभी स्पेशल डिश की तैयारी में जुट जाती है। आज उसका मूड कुछ उखड़ा हुआ लगता है। सुबह से कहे जा रही है, थोड़ा काम में मदद किया करो, मर जाऊंगी तो याद करोगे। दुनिया में काम करते हुए कोई नहीं मरा, जो मरा वह बेगारी में ही मरा। मैंने अखबार पढ़ते हुए उत्तर दिया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो अखबार और किताबों में आंखें गड़ाए रहते हो। रोटी की जगह अखबार खाने से पेट भर जाएगा क्या? अरे हम भी तो सारे दिन ऑफिस में पिलते हैं, वहां हम तुमसे हाथ बटाने का कहते हैं क्या? मैंने मखमली जूती मारते हुए कहा। मालूम है वहां कितना काम करते हो। हर तीसरे रोज तो सरकार छुट्टी दे देती है। शनिवार रविवार फिर अवकाश। सरकारी बाबू कितना काम करते हैं मुझे मालूम है। अरे जलती क्यों हो? अपना अपना भाग्य है। जुत जुत करे बैलवा, बैठे खाए तुरंग। और फिर इतना ही बाबुओं पर खींचती हो तो अफसर ढूंढ लेती ना। मैंने गोली पर गोली चढ़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे वो बिफर पड़ी। मेरे तो बहुत रिश्ते आए थे अफसरों के। तुम्हारे बाप ने ही आकर नाक रगड़ी थी मेरे बाबूजी के पास। पुरानी दोस्ती की दुहाई दी, तब बाबूजी पिघले। तब तो कहते थे 2 साल में अफसर बन जाएगा। यहाँ 20 साल से बगले झांक रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन।
हर तीसरे साल ट्रांसफर। कौन जगह जगह भटके। अपना शहद सबसे भला। अफसरी का हलवा अफसरों को मुबारक। किसे बेवकूफ़ बनाते हो। हलवा खाने को मुंह चाहिए, फिर प्रमोशन का इम्तिहान देने हर बार क्यों जाते हो। ये बात सच थी, मेरे पास इसका तोड़ नहीं था। आज वह व्यस्त भी थी। ज़्यादा छेड़ने का मतलब था कुछ काम और पकड़ो, यानी रविवार बर्बाद। मैंने चुप रहना ही मुनासिब समझा। कई बार बोलने वाला ही उठकर कुंडा खोलता है। मुझे याद है माँ भी पिताजी को कई बार ऐसे ही कोसती थी। वो भी दिन रात काम में लगी रहती थी। तब काम होता भी बहुत था। सुबह उठकर आटा तक पीसना होता था, फिर चूल्हा फूंको। मुझे अब भी याद है उन लकड़ियों को फूंकते फूंकते माँ की सांस उखड़ जाती थी। पहले कौन से मिक्सर और प्रेशर कुकर थे। तब आमरस बनाना 1 घंटे का काम होता। दालें देगचियों में 2-2 घंटे चढ़ती थी। मिक्सर, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा एवं वॉशिंग मशीन ने गृहिणी का जीवन बदल दिया है। पर युग कोई भी हो, औरतों ने हर युग में जताया है कि घर उनके भरोसे ही चल रहा है। आदमी है भी तो कुत्ते का बच्चा, उसके भी तो औरत से कितने प्रयोजन होते हैं। कई बार तो बुद्धू की तरह उसकी हर बात मान लेता है। यही नहीं, सयानी औरतें बंद कमरों में मर्दों से पांव तक दबा लेती है। कहते हैं रणक्षेत्र में जौहर दिखाने वाले शूरमा भी स्त्री के भ्रू कटाक्ष के आगे शीहत हो जाते हैं। युद्ध में रणधीर एवं बेडरूम में रणछोड़। तभी तो औरतें नक्चड़ी हो गई है। माँ जब भी बाबूजी पर चिल्लाती तो बाबूजी अक्सर दबे होठों एक गीत गुनगुनाते। पुटिया रे तेरो दर्द बड़ो, पुटिया रे तेरो दर्द बड़ो। फिर मुस्कुराकर इसी गीत में एक पंक्ति जोड़ते, पुटिया रे तेरो भेद बड़ो। मैंने एक बार उनसे इसका अर्थ पूछा तो वे टाल गए। बस इतना ही कहा, कुछ बातें मात्र समझने की होती है, उन्हें समझाने में तूफान उठ जाते हैं। ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर मेरे मन की जिज्ञासा और तीव्र हो गई थी। आखिर ये पुठिया का इतना बड़ा दर्द क्या है, इतना बड़ा भेद क्या है आखिर ये पुठिया पीर। मैंने कई बार प्रयास किया पर बाबूजी ने नहीं बताया। एक बार मैंने जिद की तो चश्मे के पीछे बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए बोले, बरखुरदार रोटियों से जाओगे। तब उनकी आंखें भय, विस्मय एवं आश्चर्य से लबालब थी। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, बाबूजी की वंश परंपरा को मैंने उनके निधन के बाद भी जारी रखा। आज भी सरोज व्यस्त होकर चिड़चिड़ करती है तो मैं उसी गीत को गुनगुना लिया आज भी सरोज व्यस्त होकर चिड़चिड़ करती है तो मैं उसी गीत को गुनगुना लिया करता हूं। पुटिया रे तेरो दर्द बड़ो, पुटिया रे तेरो भेद बड़ो। हालांकि इसके मायनों से मैं, सरोज एवं बबलू तीनों ही बेखबर हैं। हाँ, इतना अवश्य है, बबलू की आंखों में वही जिज्ञासा उभरती है जो कभी मेरी थी। 8 साल का बच्चा अधिक जिज्ञासु होता है। एक बार उसने मां से पूछा भी तो सरोज ने यही उत्तर दिया, तानसेन की औलादे हैं, कुछ तो राग आलापेंगी ही। 10 बजने को थे। मैंने ऑफिस की राह ली। आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं सारे दिन कार्य में उलझा रहा। दिन यूं ही बीत गया। सूर्य भी दिन भर तपकर सांझ होते होते संध्या के शीतल आगोश में चला गया। रात मेरी छाती को अंगुलियों से कुरेदते हुए सरोज के मन मस्तिष्क में क्या था भगवान जाने। त्रिया चरित्र कितना अगम एवं अगाध है।
इतनी समीप होने पर भी वह आदमी की पार्थिव पकड़ से कितनी दूर है। अपने उतंग उरोच मेरी छाती से सटाते हुए बोली, अनिमेष, काम करते करते थक जाती हूं। ठीक कहती हो सरोज, तुम नहीं हो तो घर की लुटिया डूब जाए। ऐसी विकट मादक परिस्थिति में भला मैं और क्या कहता। सच कहते हो? वो और नजदीक आकर बोली, तेरी कसम, मुझे समझ नहीं आता, जहां औरतें नहीं होती वहां घर कैसे चलते हैं। उसके कंधे पर पड़े मेरे दायां हाथ की प्रथम 2 अंगुलियों से अंगूठी बनाते हुए मैंने उत्तर दिया, फिर ये पुठिया वाला गाना गाकर क्यों चिढ़ाते रहते हो? हद हो गई। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? क्या है? तुम अन्य औरतों से बहुत सुंदर हो। इस भेद को जानकर दुनिया के अन्य पुरुषों की छाती दर्द से भर गई है। अब बेटे के सामने तो कोड वर्ड में ही गाना पड़ता है ना। अब समझी, शैतान कहीं के। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी मानो चंद्र किरणों का तिरस्कार कर रही थी। गोरा खिला रंग उसके रूप में 4 चांद लगा रहा था। अब मैं उसे आंखें गड़ा कर देखने लगा था। आज भी कितनी कमसिन थी वो। आंखें मानो कामदेव की 2 मछलियां हो। उसमें लगा काजल तो स्वयं घटाओं ने नीचे उतरकर लगाया होगा। अरुण अधर, ऊंची छातियां एवं सुंदर गहरी नाभि, मानो किसी ने उस पर मेरी सौभाग्य लिपि अंकित कर दी हो। क्या ब्रह्मा ने सारी निपुणता को स्त्री के सृजन में स्थिर कर दिया था? चांद अब आसमान में यूं चढ़ रहा था जैसे हर पैक के साथ शराबी का नशा चढ़ता है, जिसका सामीप्य पाकर यति, योगी एवं तपस्वी तक डिग जाते हैं। मैं शुद्र गृहस्थ भला कैसे संयम रखता? मुझे नहीं मालूम मैंने क्या खोया, क्या पाया। विदेह शरीर क्या खाक लेखा जोखा रखेंगे। इन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में एक नए किराएदार श्री गहलोत जी आए। शहर के जंतुआलय में चीफ ऑफिसर थे। अच्छे पड़ोसी की तरह 1-2 बार मैं उनके घर गया। वे भी हमारे घर आए। जब भी आते तो कहते, कभी जंतुआलय आओ, पशु पक्षियों के व्यवहार आदि के बारे में इंसान को जानना चाहिए। पर वही बात, एक तो इस जगत में फुर्सत किसको है, दूसरे गहलोत साहब की 2 आदतों से मुझे खौफ थी। एक तो उनकी तेज हंसी, बिल्कुल रावण की तरह। दूसरे, वे जब भी मूड में होते जोर से कंधे पर हाथ मारते। इस बार समर वेकेशन में श्रीमती जी एम बबलू ननिहाल गए तो मैं अकेला रह गया। पड़ोसी गहलोत जी की बीवी भी बच्चों सहित पीहर गई हुई थी। आज सुबह बगीचे में पानी दे रहा था कि गहलोत साहब मुख्य द्वार खोलकर अंदर आई। मैंने अपने कंधे को संभाला। पास आते ही उन्होंने कंधे पर हाथ मारा एवं जोर से बोले, अनिमेष जी, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? मैं कुछ कह था, उसके पहले ही वो बोले, ऐसा करना, शाम 4 बजे जंतुआलय आ जाना। वहीं से एक फार्म हाउस पर चलकर डिनर करेंगे। जाते जाते एक बार फिर कंधे पर हाथ मारकर जोर से हंसे, अनिमेष जी, कुछ दिन मजे मार लो। अभी औरतें 4-5 रोज में वापस आती नजर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय पर आना। आई लव पंक्चुअलिटी। मैं नियत समय पर पहुंच गया। गहलोत साहब मुझे विभिन्न पक्षियों एवं पशुओं के बारे में बता रहे थे। वे उनके व्यवहार के बारे में भी विस्तार से बोल रहे थे। देखो, ये बॉनेट बंदर है। इसके आगे के 2 दांत बहुत तीखे होते हैं। ये लाल मुंह का होता है।
अगर कोई इसको पीट दे अथवा आहत कर दे तो यह मात्र गंध से उसका मीलों पीछा कर लेता है। जब तक अपने शत्रु पर प्रतिघात न कर दे यह चैन से नहीं बैठता। जंतुआलय में इसको पीटने की सख्त मनाही है। और बंदरों की अनेक प्रजातियां होती है। काले मुंह का हनुमान लंगूर होता है। पूरी टोली में यह अकेला नर होता है, बाकी सभी मादाएं होती है। एक टोली में कभी दो नर बंदर नहीं होते। काले मुंह का बंदर कभी लाल मुंह के बंदर के साथ नहीं रहता। यहां भी मनुष्यों की तरह काले गोरे के आधार पर जंग छिड़ी हुई है। इसी तरह रीछ के पिंजरे के आगे आकर उन्होंने बताया कि रीछ धनवंतरी होता है। यह जंगल का आयुर्वेदाचार्य है। यह जिस पौधे को सूंघता है उसका औषधीय महत्व अवश्य होता है। यह मिलता भी ऐसी जगहों पर है जहाँ ऐसे पौधे हों, जैसे पहाड़ों की तराई आदि आदि। आयुर्वेद के रिसर्च स्कॉलर इन भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हर पिंजरे के आगे उन्होंने एक विशिष्ट बात बताई। शेर अकेला रहना पसंद करता है एवं शेरनी से मात्र मैटिंग सीजन में वर्ष में एक बार मिलता है। वुडपैकर पेड़ को चोंच मार मार कर घोंसला बनाता है एवं उसी लकड़ी को खाकर पेट भर लेता है। लव बर्ड मात्र नदियों से बहकर आई फ्रेश मिट्टी को खाता है। घड़ियाल अपने शिकार को हमेशा मुंह की तरफ से निगलता है। लकड़बग्गा जंगल की सफाई करने वाला होता है। जंगल की जूठन, सड़े गले सभी तरह के मांस को वह हजम कर जाता है। चीता पेड़ पर चढ़ सकता है पर शेर नहीं। शेर की बिल्ली मौसी ने उसे यह गुण नहीं सिखाया, अन्यथा जंगल में कोहराम मच जाता। उनकी बात सुन सुनकर मैं मुग्ध हो रहा था। वे बिना रुके बोल रहे थे। इसके बाद मैंने कई प्रकार के पक्षी देखे। रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी, सारस, चिड़िया, बगुले, हंस, बतख आदि आदि। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तैरती हुई बतख कितनी प्यारी लग रही थी। जितनी तरह के पक्षी उतनी तरह की चोंचें। गहलोत साहब ने बताना जारी रखा। पपीहा मात्र बारिश का पानी पीता है, वही पानी जो सीधा उसकी चोंच में गिरता है। कुरजा एवं अन्य प्रवासी पक्षी अधिकतर झूले के आकार में झुंडों में उड़ते हैं। ये पक्षी सर्दियों में हजारों मील से आते हैं, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं एवं फिर बच्चों के साथ उड़ जाते हैं। अगले वर्ष यही पक्षी पुनः अपने बच्चों के साथ आते हैं। इसी तरह गोडावण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि गोडावण एक दुर्लभ पक्षी है। कहते हैं ये विरहनियों को स्वप्न में आकर उनके परदेश गए पतियों के बारे में बताता है। थार में तो इसके मंदिर भी हैं एवं वहां यह पूजा जाता है। तभी मेरी नजर एक ऐसे पक्षी पर पड़ी जो उल्टा पड़ा था। उसके दोनों पंजे आसमान की ओर सीधे खड़े थे। पहले मुझे लगा वह कोई मरा हुआ पक्षी है। थोड़ी देर बाद कुछ हिला तो मैं आश्वस्त हुआ कि वह जिंदा है। वह मात्र पीठ के बल हिल रहा था, पर जब भी ठहरता उसके पांव आसमान की ओर होते। मैंने कौतुकवश गहलोत साहब से उसके बारे में पूछा तो वे आसमान की ओर मुंह कर जोर से हंसे। मेरे कंधे पर अब तक की सबसे तेज थाप देते हुए वे बोले, वह पुठिया पक्षी है। इसे टिठिहारा एवं अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है। पुठिया नाम सुनते ही मेरे कान खड़े होंगे। वर्षों की दबी जिज्ञासा जाग उठी। कोई और मौका होता तो मैं इतना तेज कंधे पर मारने के लिए गहलोत साहब को आड़े हाथों लेता, पर पुठिया पक्षी पर पड़ती थाप मुझे बहुत मीठी लगी। मैं विस्मय से आंखें फाड़े गहलोत साहब को सुन रहा था। मेरी जिज्ञासा थम नहीं रही थी। वे बता रहे थे, अनिमेष जी, यह एक अद्भुत पक्षी है। यह बहुधा आसमान की तरफ
अपने पांव करके पड़ा रहता है। कि किंवदंती है कि सदियों पूर्व इसे भ्रम हो गया था कि आसमान इसी के पैरों पर ठहरा हुआ है। आज भी यह उसी भ्रम में जी रहा है। कैसी विचित्र बात है, आसमान अपने ही बूते पर ठहरा हुआ है, पर पुठिया को कौन समझाए। इस पुठिया पीर का कोई इलाज नहीं। क्या लाजवाब उत्तर था। अब मेरी वर्षों पुरानी पहेली का समाधान हुआ। गृहस्थी की गाड़ी तो दो पहियों पर ही चलती है, पर स्त्री को एवं शायद कहीं कहीं पुरुषों को भी सदैव यह भ्रम रहता है कि गृहस्थी का विशाल गगन वही संभाले हुए हैं। यह स्थिति अन्य अनेक जगहों पर भी है। कई जगह बाबू ये सोचते हैं कि ऑफिस वे चला रहे हैं, कई अधिकारी ये सोचते हैं कि देश वे चला रहे हैं, कई राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, चिंतक, तपस्वी, योगी एवं मनस्वी जन तक इस भ्रम का शिकार है। पुठिया पीर घर घर, गांव गांव, शहर शहर एवं देश देशांतर तक में फैला हुआ असाध्य रोग है। इसका इलाज तभी संभव है जब इन व्यामोहों के अंधकार का दलन हो बोधगम्यता के सूर्य द्वारा। सरोज भी इसी रोग का शिकार थी। यकायक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। इस बार मैंने जोर से हंसकर गहलोत साहब का कंधा थपथपाया। गहलोत साहब, यू आर ग्रेट। आपकी चीखे कितनी पावरफुल है। गहलोत साहब की आंखों की चमक दूनी हो गई थी। सरोज एवं बबलू वापस आए तो मैंने मेरे नव विचार को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया। इस बार मैंने घर के सारे काम करने के लिए मेहरी की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में मेहरी झाड़ू, पोछे, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना एवं रसोई के काम भी करने लगी। मैंने अपने छोटे छोटे काम जैसे जूते पॉलिश करना, स्कूटर साफ करना, कपड़े प्रेस करना भी उसके हवाले किए। फकत 1000 रुपये में सारा तनाव समाप्त। मुझे लगा इस बहाने सरोज को विश्राम भी मिलेगा एवं ये समझ भी बनेगी कि गृहस्थी का रथ दोनों पहियों पर टिका है। लेकिन यहां स्थिति उल्टी हो गई। वह और चिड़चिड़ी हो गई। उसका अस्तित्व ही इन कामों से था। अब किस बहाने वो मुझे डांटती। मैं जब भी मेहरी को मेरे निजी कार्य जैसे जूते पॉलिश करना, बटन टाँकना, खाने की थाली लगाना, दूध बनाना इत्यादि देता तो सरोज का रोआ रोआ जल जाता। उसकी कुड़न उसके चेहरे पर आ जाती। कई बार उसकी भ्रुकुटियां तन जाती। उसकी चिड़चिड़ाहट हर दिन बढ़ने लगी। मैं मन ही मन प्रमुदित होकर ढोल बजाता। आज इतवार था। मैं बेतकल्लुफी से डाइनिंग टेबल पर चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। मेहरी ने आधे काम निपटा लिए थे। मैं मेरे निजी कार्यों के लिए भी उसे जब तब कहता जा रहा था, जरा पानी पिलाना, दूध बनाना, ब्रेकफास्ट लगाना आदि आदि। सरोज के पास अब काम ही क्या बचा था। वह भी मेरे पास ही बैठी अखबार के कुछ पृष्ठ उलट पुलट रही थी। उसकी आंखें अखबार में थी, पर मन में बवंडर उठ रहे थे। उसका बस चलता तो अखबार को पढ़ने की बजाय खा जाती। बैठे बैठे मुझे लगा आज सर में तेल मालिश रह गई। बहुधा इतवार को सरोज ये काम करती थी। आज उसका रौद्र रूप देखकर मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने साहस कर मेहरी से कहा, जरा मेरे सर में तेल तो लगा दे। मेहरी ने तेल लगाना प्रारंभ किया। जब उसकी अंगुलियां मेरे बालों में घूमने लगी तो मैं एक दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। मानो एक भयंकर विद्युतपात हुआ। सरोज झाड़ू लेकर मेहरी पर पिल पड़ी थी। साहब के सर पर मालिश करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब छाती से भी चिपका ले।
उसकी आंखों में से चिंगारियां बरस रही थी। साहब नहीं तो कहा था, मेहरी डरते हुए बोली। अरे साहब बिस्तर पर सोने का कहेंगे तो सो जाएगी क्या? मर्दों की तो जाति बुरी। दफा हो यहां से, आज के बाद शक्ल दिखी तो काट डालूंगी। मेहरी मुंह में पल्लू दबाकर भागी। सरोज का क्रोध थमा तो वह चुपचाप उठकर मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। अब श्रीमती जी की कोमल अंगुलियां मेरे सर में घूम रही थी। मैं फिर वही गीत गुनगुना रहा था। पुटिया रे तेरो दर्द बड़ो, पुटिया रे तेरो भेद बड़ो। हां, इस बार मैं इस गीत के मर्म को जानता था। सरोज दबे होठों मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भला पति रूप की प्रशंसा करे, एवं स्त्री खुश न हो? धन्यवाद।